चिपकू देवरानी। उस छोटे से चूहे के बारे में तो सुना ही होगा आपने, जो बेकार ही हर जगह एक सुरंग बनाकर घुस जाता है। तो कुछ वैसी ही थी हमारी बिंदिया भी। बिंदिया शर्मा परिवार की छोटी बहू, जिसके अपने ससुराल में कुछ खास इज्जत ही नहीं रह गई थी। पर ऐसा क्यों था, इसे जानने के लिए चलते हैं शर्मा निवास में, जहां हर रोज की तरह सल्ला मंदिर में पूजा करके अपने घर लौटती है। पर इस बार सल्ला के साथ उसकी सहेली विमला भी होती है। जा बहू, विमला के लिए एक कप चाय तो बना कर ले आ। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। अब बैठ तू और शांति से बता क्या बात है। अब क्या बात बताऊं सल्ला बहन, भाग्य ही फूट गए हो जैसे। कल रात को मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तीर्थ पूजा क्या कुछ नहीं किया मैंने इस बेटे को पाने के लिए, और वही बेटा कल मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। अरे रे, अब क्या करेगी विमला तूने तो अच्छे ही संस्कार दिए थे ना रोहन को। अब वो नाकारा निकला तो इसमें तेरी क्या गलती। और ये ना बस तेरे घर की कहानी नहीं है विमला, आजकल सब घर का यही है। उस दिन रिंकू भी तो कीर्तन में यही कह रही थी। तो फिक्र मत कर, मैं बात करती हूँ रोहन से। बताइए आंटी जी, क्या जमाना आ गया है। मैं भी चलती हूँ मम्मी जी आपके साथ, समझाऊंगी रोहन भैया को। अरे भाई, अपनी माँ से सगा कोई होता है क्या? वो कैसे अपनी माँ के खिलाफ खड़े हो सकते? इसको तो सबसे अलग ही चिपकना है। हम बड़ों के बीच तू जाकर क्या करेगी? तुझे जो बोला है वो करना। जाकर चाय बना कर ले आ। बिंदिया 2 कदम आगे बढ़ती है, पर फिर लौट के वापस अपनी सास के पास आ जाती है और विमला और सल्ला के बीच में बैठकर विमला के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, मैं हूं ना आंटी जी, सब ठीक हो जाएगा। बताइए क्या हालत कर लिया आपने अपनी। मैं आंटी जी को संभालती हूँ, आप जाकर चाय बनाकर ले आइए, 2 कप। हाँ, कोई है क्या इस घर में? तू ही पिला दे चाय मुझे, अब यहाँ से उठने वाली नहीं हूँ मैं। दोपहर के वक्त आराम से पैर पर पैर चढ़ाए सोफे पर बैठकर सरला टीवी देख रही थी कि तभी उसकी बड़ी बहू उसके पास आती है और सबसे पहले अपने सर पर पल्ला कर लेती है। फिर सरला के पैरों को सीधा कर उसे दबाने लग जाती है। कर लिया ड्रामा, बोलो क्या काम है? काम? राम 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 राम, भगवान मुझे अभी उठा ले मम्मी जी, अगर मैंने कभी भी आपकी सेवा किसी फायदे के लिए की हो तो। जरा ध्यान से बहू, जिस हिसाब से तू झूठ बोलती है, किसी दिन अचानक ही भगवान तुझे लेने आ जाएंगे। चल जल्दी से अब मेन टॉपिक पर आ जा। मम्मी जी, वो मैं क्या कह रही थी, मैं डांस क्लास ज्वाइन कर लूँ प्लीज? मेरी सारी फ्रेंड्स जाती है डांस क्लास, इवन वो विमला आंटी की बहू भी। सीमा ये कहती है कि रसोई में काम कर रही बिंदिया के कान खड़े हो जाते हैं और वो फौरन बाहर आकर अपनी जिठानी के साथ अपनी सास के पैर दबाने लगती है। मान जाइए ना सासू माँ, चली ही जाएंगी भाभी डांस सीखने तो क्या ही हो जाएगा, दोनों एक साथ जाएंगे और एक साथ ही आ जाएंगे। नहीं नहीं मम्मी जी, इस उम्र में डांस सीखकर क्या करेंगी? अरे माँ जी नहीं भाभी, आप समझी नहीं, मैं मेरे और आपकी एक साथ जाने की बात कर रही हूँ। दोनों देवरानी जेठानी एक से कपड़े पहनेंगी, एक से चप्पल, एक सा पर्स, 1 नंबर लगेंगे ना दोनों साथ में। तू नहीं 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 नहीं, और एक से कपड़े पहनकर बैंड पार्टी बनना है क्या? और वैसे भी तुझे कहाँ आता है डांस? तो ये बात है। सीमा के बोलने की देर थी कि फौरन बिंदिया सीमा के कमरे में जाती है और उसके डांस क्लास के लिए खरीदे हुए जूते पहनकर बाहर आ जाती है और अपनी साड़ी को कमर में डालकर डांस स्टेप करना शुरू कर देती है। मेरे जूते कैसे पहन लिए तूने? मुझसे पूछा था क्या? अरे इतना चिपका मत कर मुझसे तू बिंदिया, समझी? मुझे नहीं जाना कोई डांस क्लास मम्मी जी। रात के वक्त जब सभी खाने के टेबल पर बैठे हुए थे तो प्रिया कहती है, मम्मी मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं, कल मेरे कॉलेज में फेयरवेल है, क्या पहनूं मैं? अरे मैं हूं ना दीदी, आप बेफिक्र रहिए, मैं सब देख लूंगी। नहीं 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 नहीं, आप नहीं। और जैसे ही प्रिया का नाश्ता खत्म होने को आता है कि बिंदिया बोल पड़ती है, चलिए दीदी कमरे में चलते हैं, अभी से साड़ी पहनने की प्रैक्टिस करेंगे, तभी तो आप कल पूरे दिन साड़ी पहनकर रह पाओगी। बिंदिया प्रिया का हाथ पकड़े उसे उसके कमरे में ले जाती है। तभी बिस्तर पर रखा प्रिया का फोन बजने लगता है। प्रिया के फोन उठाने के पहले ही बिंदिया भागकर फोन उठा लेती है। अब बैठिए ना दीदी, मैं देख रही हूँ ना फोन। बाबू? ये बाबू कौन है दीदी? लगता है आपने किसी को खुद के लिए ढूंढ लिया है। बताइए ना कौन है? मैं आपकी बहन जैसी हूँ ना दीदी, मुझे बताइए ना। ओह भाभी, ये बाबू नहीं बेबो लिखा हुआ है। और आप प्लीज मेरे कमरे से जाइए, मुझे बहुत नींद आ रही है। साड़ी का काम मैं खुद देख लूंगी, जाइए आप। अरे कहाँ समय मिलता है आपके कमरे में आने का मुझे दीदी, कभी ये करो कभी वो करो, अब आई हूँ तो देखने तो दीजिए।
वैसे ना ये आईना बड़ा अच्छा लग रहा है। आपकी कमरे की अलमारियां भी अच्छी लग रही है। बिंदिया सारे कपबोर्ड्स और ड्रॉअर खोल खोल कर प्रिया की सारी चीजें देखने लग जाती है और इसी में इतनी देर हो जाती है कि प्रिया सो जाती है। अगली सुबह एक आवाज प्रिया को लगातार सुनाई देती है और जैसे ही वो आंख खुलती है तो वो देखती है उसके चेहरे के सामने एक भयानक सा चेहरा था। चलिए दीदी आप उठ भी जाइए। रात को आप थक कर सो गई थी ना, मुझे नहीं लगता आप साड़ी संभाल पाएंगी, इसीलिए आपकी फेयरवेल पार्टी में मैं भी आपके साथ चलूंगी। हम दोनों जब साथ में रहेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बात आप मेरे ऊपर चढ़कर ही कहेंगी क्या भाभी? अरे मेरे ऊपर से तो उतर जाइए। पर बिंदिया तो जिससे चिपक जाती थी उससे चिपक ही जाती थी। प्रिया किसी तरह छिपकर अपने घर से निकलकर गाड़ी में बैठने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलती है तो वो क्या देखती है कि बिंदिया पहले ही गाड़ी में बैठी हुई है। चलिए दीदी जल्दी कीजिए, 11 का टाइम दिया था, 12 बज गया। कितनी देर करेंगी आप? अंदर आ जाइए। अरे पर आपको कैसे पता? अरे बताइए, कैसे पता नहीं रहेगा? कल आपकी कार में इनविटेशन कार्ड देख लिया था मैंने। वैसे तो कोई भी काम के समय आप अंधी हो जाती हैं। और अब एनीवेज, ड्राइवर भैया गाड़ी स्टार्ट कीजिए। और प्रिया की फेयरवेल पार्टी में उससे ज्यादा उछल उछल कर बिंदिया ही नाची जा रही थी, मानो वो फेयरवेल पार्टी उसी की हो। अब धीरे धीरे प्रिया की इस चिपकने की आदत से सभी परेशान होते जा रहे थे। अगली सुबह 7 बजे सरला बाजार पर फोन करती हुई घर लौटती है। अरे ये घुटनों का दर्द। लगता है माँ जी से कोई गलती हो गई है, इसलिए झूठ मूठ घुटने का दर्द का बहाना बना रही है। लाइए मुझे फोन दीजिए, मैं बात करती हूँ ना माँ जी। और बिंदिया फौरन सरला के हाथों से फोन लेकर उससे बात करने लगती है। अरे क्या करे अंकल जी, अब बुढ़ापा है ना तो कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। घुटने की तो समझो ग्रीस ही सूख गई है, चल भी नहीं पाती माँ जी। दिन भर ना मैं तेल मालिश करके किसी तरह उन्हें जिंदा करती हूँ और रात होते ही ये वापस से जख्मी हालत में पहुंच जाती है। अरे बिस्तर तक से उठ नहीं पा रही थी। हाँ, आज उन्हें कमरे से उठा कर बाहर लेकर आई हूँ। आप कुछ देर उनसे बात कर लीजिएगा। हाँ लीजिए मम्मी जी, अब फोन करके अंकल जी आपको परेशान नहीं करेंगे। हे भगवान, किस कर्म का बदला लिया है तूने मुझे ऐसे बहू देकर। अरे बहू, ये एक दवा के प्रचार वाले थे, उनके सामने मैं दिखा रही थी कि किस तरह मेरे घुटने मजबूत है ताकि ये दर्द भगाओ रोगन तेल के प्रचार में मुझे ले ले। पर नहीं, तूने तो उनके सामने मेरे घुटनों के दर्द का इतना रोना रोया कि अब तो वो मेरा फोन तक नहीं उठाएंगे। हर चीज में तुझे घुसना ही है। फिर से मेरा टीवी पर आने का सपना ही रह गया। और इस बार सीमा सरला और प्रिया से ठान ही लेती है कि बिंदिया की इस चिपकने की आदत को दूर करके ही रहेंगी। और अगली सुबह जैसे ही बिंदिया उठती है वो देखती है कि उसकी सास, जेठानी और ननद उसके कमरे में ही है। भाभी आज ना आप वो पिंक वाली साड़ी पहनिएगा। देखिए मैंने भी पिंक ड्रेस पहनी है तो मैचिंग मैचिंग हो जाएगा। अरे बेटा, पर आज बहू पिंक साड़ी कैसे पहन सकती है? वो साड़ी जरा हल्की नहीं हो जाएगी? आज बिंदिया को अपने मायके भी तो जाना है। क्या भूल गई क्या बिंदिया? तो क्या हो गया मम्मी, मैं भी चली जाऊंगी भाभी के साथ। अकेली भाभी मैनेज नहीं कर पाई तो नहीं नहीं दीदी, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी, मैनेज कर लूंगी ना। हाँ मैं भी ना कराती हूँ माँ जी, फिर मुझे तैयार भी तो होना है। और जैसे ही बिंदिया बाथरूम जाने के लिए उठती है सीमा उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देती है। आप मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रही है भाभी? अरे चल ना, मैं तुझे बताऊंगी साबुन टॉवेल कहाँ रखना है। चल चल चल, मुझे पता है तू अच्छे से शैम्पू भी नहीं करती, इसलिए तेरे बाल ना खराब हो रहा है। अरे मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ भाभी, और आप ये सब करने जाएंगे तो मुझे देरी हो जाएगी। मेरा भाई आता ही होगा मुझे लेने के लिए। नहीं होगी देरी भाभी, मैं तो आ रही हूँ ना साथ में, सब मैनेज कर लूंगी। तभी बिंदिया के फोन पर उसके भाई का फोन आता है और बिंदिया के पहले ही सरला फोन उठा लेती है। अरे क्या करे बेटा, ये तो बहुत चिढ़ गई है, लगता है इसका मन नहीं है मायके आने का। प्रिया से भी अजीब तरीके से बात कर रही है और अपनी जेठानी से भी। एक काम कर, तू आज का रहने नहीं दे बेटा। आपने क्या किया माँ जी? वो तो मैं इसलिए चिढ़ रही थी क्योंकि दीदी और भाभी मुझे कुछ करने ही नहीं दे रही थी। अगर कोई आपसे इतना चिपकेगा तो कोई भी चढ़कर कुछ भी बोल ही देगा ना, पर आपने तो धोखा चार लगा कर बोल दिया सुमित को। तो यही तो शादी की रात से तू करती आई है, हम सबकी चीजों में घुसना और सबसे बिन बात के चिपकना। अब हमने भी ऐसा किया तो तुझे बुरा लग गया। तेरे कारण हमारे कई प्लान कैंसिल हुए हैं,
तो एक दो प्लान तेरे भी कैंसिल हो जाने दे। नहले पर दहला पड़ते ही बिंदिया समझ जाती है कि बेकार में लोगों की चीजों में घुसकर ज्यादा इंटरफेयर करना उतना ही अच्छा नहीं होता, क्योंकि जब वही लोग आपके मैटर में घुसने लगे तो आपको वो चीज राज नहीं आएगी। और उस दिन के बाद से बिंदिया अपनी चिपकने की ये बुरी आदत छोड़ देती है। जब हम छोटे थे तो कोई हमारी बात नहीं समझ पाता था। तब सिर्फ एक ही हस्ती थी जो हमारे टूटे फूटे अल्फाज भी समझ जाती थी। आज जब हम बड़े हो गए तो उसी हस्ती से कहते हैं कि आप नहीं समझ पाएंगी, आपकी बातें मुझे समझ नहीं आती। कद्र कीजिए इस हस्ती की, इससे पहले कि देर हो जाए। माँ नहीं तो पृथ्वी का आधार कोई नहीं। माँ के लगाव से बड़ा दुनिया में प्यार कोई नहीं। खुद चलती है दुखों की धूप में, हमें छुपा लेती है ममता की छांव में। ये सच है दुनिया वालों, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। लव यू माँ। मयंक की ये लाइनें सुनकर हॉल में बैठे सभी लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। उस भीड़ में मयंक की माँ शशि भी है, जिसकी आंखों में आंसू हैं और वो एकटक अपने बेटे को देखे जा रही है। मयंक की माँ के पास उसकी पत्नी रोशनी भी खड़ी है। जब तीनों घर वापस आ रहे थे तो रास्ते में रोशनी ने मयंक से कहा, आपने अपनी माँ के बारे में इतना अच्छा बोला, वहां सभी आपकी तारीफ कर रहे थे। आप 2-4 लाइन मेरे बारे में भी बोल देते। दुआ करो अगले साल बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड दोबारा मुझे ही मिले तो मैं तुम्हारे लिए भी जरूर कुछ ना कुछ बोलूंगा। मयंक के पिता का देहांत बचपन में ही हो चुका था। उसकी माँ ने उसे बहुत मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत की और इसीलिए वो अपनी माँ को बहुत प्यार करता है और अपनी माँ को भगवान की तरफ पूजता है। उसकी शादी को अभी 5 ही महीने हुए हैं और मयंक का अपनी माँ की तरफ इतना झुकाव रोशनी को पसंद नहीं। अगले दिन, सुनो जी, आज डिनर के लिए कहीं बाहर चलते हैं। बहुत दिन हो गए हम कहीं बाहर नहीं गए। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो, लेकिन माँ को भी बोल दो, वो तैयार हो जाएंगी। क्या माँ को ले जाना जरूरी है क्या? हाँ, माँ को ले जाना तो बहुत जरूरी है। वो अकेले बैठकर यहाँ करेंगी क्या? ठीक है, एक काम करो, अपनी माँ को ही ले जाओ, मुझे नहीं जाना कहीं। इस तरह रोशनी माँ के साथ जाने से मना कर देती है और मयंक को बहुत बुरा लगता है। वो रोशनी को देर रात तक समझाता है लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं होती। इसलिए वो सुबह देर से उठता है और ऑफिस के लिए भी देर हो जाती है। कल ही मुझे बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला है और आज ही मैं लेट हो गया। ये सब रोशनी की वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी उसे मुझसे बहस करने की। मयंक शाम को घर आया, उसने माँ के पैर छुए और कमरे में गया तो वहां रोशनी मुंह बनाए बैठी थी। तब मयंक ने कहा, रोशनी अभी भी गुस्से में हो? अच्छा चलो तैयार हो जाओ, हम मूवी देखने चलते हैं। मुझे नहीं जाना, अपनी माँ को ले जाओ। अरे यार, थूक दो ना गुस्सा और तैयार हो जाओ। वैसे भी माँ ना ये मूवी वगैरह नहीं देखती, बस तुम और मैं, हम 2 ही जाएंगे बस। मयंक और रोशनी मूवी देखने चले गए। उन्हें घर आते आते काफी देर हो गई। मयंक के घर आते ही, अरे बेटा, तुम दोनों ने बहुत देर कर दी, मुझे कितनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी। माँ, रात का शो था ना, इसलिए थोड़ी देर हो गई। लेकिन आप इतनी रात तक क्यों जाग रही हो? प्लीज आप मेरा इंतजार मत किया करो माँ, सो जाया करो ना। बेटा, जब तक तू घर में नहीं आ जाता मुझे चैन नहीं मिलता और तेरा इंतजार करना तो मेरी बरसों पुरानी आदत है, इतनी आसानी से नहीं बदलेगी। आप भी ना माँ, आपसे बहस में तो कोई नहीं जीत सकता। आपको पता है, आप इस दुनिया की बेस्ट माँ हो। इस तरह मयंक अपनी माँ से देर रात तक बात करता रहा और अगली सुबह भी वो देर से उठा और देर से ऑफिस पहुंचा। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कभी माँ की वजह से देर हो जाती है, कभी रोशनी की वजह से। आगे से ध्यान रखूंगा कि हमेशा टाइम से ऑफिस आऊं और टाइम पर घर जाऊं ताकि माँ और रोशनी दोनों को समय दे सकूं। मयंक ये सब सोच ही रहा था कि रोशनी का फोन आता है। हेलो मयंक जी, आप जल्दी घर आ जाइए, माँ को बहुत तेज बुखार है। ये सुनते ही मयंक माँ के पास आ जाता है, अपनी माँ की खूब सेवा करता है और ऑफिस से छुट्टी भी ले लेता है। अब मयंक की माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है तो वो अपने बेटे से कहती है, बेटा, तूने मेरे लिए अपनी ऑफिस से बहुत छुट्टी ले ली। अब कल से तुझे रोज ऑफिस जाना है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ जी,
इनके ऑफिस से नोटिस भी आ गया है कि अगर इन्होंने और ज्यादा छुट्टियां बढ़ाई तो इन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बेटा, तूने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? माँ पहले ही बीमार थी, मैं आपको और परेशान नहीं देखना चाहता था, इसलिए मैंने आपको बताना ठीक नहीं समझा। अगले दिन मयंक ऑफिस गया तो उसका काम में मन ही नहीं लगा। वो बस अपनी माँ के बारे में सोच रहा था। इसी तरह कई दिन बीत गए। उसका काम में मन ही नहीं लगता। कभी माँ फोन करके बहू की शिकायत करती तो कभी बहू माँ की शिकायत करती। उसका सारा ध्यान घर पर ही रहता और ऑफिस के काम में ध्यान नहीं दे पाने की वजह से एक दिन उसके बॉस ने उसे बुलाया। आओ बैठो मयंक। मयंक, पिछले साल तुम्हारी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट बहुत अच्छी थी, लेकिन इस साल तुम्हें क्या हो गया है? ना तुम ठीक टाइम पर आते हो, ना अपना कोई काम टाइम पर करते हो। अगर तुम्हारे साथ ऐसे ही चलता रहेगा तो हमें तुम्हें नौकरी से निकालना पड़ेगा। नहीं नहीं सर, प्लीज मुझे एक मौका और दीजिए। मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। मयंक, तुम एक अच्छे एम्प्लॉय हो। हम नहीं चाहते कि तुम्हें किसी भी वजह से यहाँ से जाना पड़े। बस आगे से तुम इस बात का ध्यान रखना। जी सर, मैं ध्यान रखूंगा। मयंक शाम को घर आता है और खाना खाकर कुछ देर अपनी माँ के पास बैठता है। उसके बाद सोने चला जाता है। मयंक कई दिनों से ऐसा ही कर रहा था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे पूछा, मैं कई दिनों से देख रही हूँ आप मुझसे बात नहीं करते। ऑफिस से आते हो, खाना खाते हो, अपनी माँ से बात करते हो और सो जाते हो। रोशनी, मैं टाइम को मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे सर ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर मैंने ऑफिस में ढंग से काम नहीं किया तो वो मुझे निकाल देंगे। अच्छा, तो माँ से बात करने का समय निकाल लिया, लेकिन मेरे लिए आपके पास बिल्कुल समय नहीं। रोशनी, तुम अपनी तुलना माँ से मत करो। हर बार मेरी माँ को बीच में ले आती हो। अब हूं ना मैं तुम्हारे पास, कर लो जितनी बातें करनी हो। नहीं करनी मुझे आपसे बात। जाओ अपनी माँ से ही बातें करो। जब आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं था तो आपने मुझसे शादी क्यों की? आपके लिए आपकी माँ ही सब कुछ है ना, मैं तो कुछ हुई नहीं। रोशनी, तुम्हारी जगह अलग और माँ की जगह अलग है। मेरी माँ ने मुझे पालने में बहुत परेशानियां उठाई हैं। उनके जीवन में मेरे सिवा और कोई नहीं है। मैं अपनी माँ को बिल्कुल भी दुख नहीं देना चाहता। वो मेरे लिए मेरे भगवान की तरह है। तुम ये छोटी सी बात क्यों नहीं समझ रही हो? इस तरह रात भर रोशनी और मयंक की बहस होती रही, जिस वजह से मयंक ऑफिस में ठीक से काम नहीं कर पाया तो उसके बॉस ने सारे स्टाफ के सामने उसकी खूब इंसल्ट की, जिसकी वजह से वो घर आया तो माँ से भी ठीक से बात नहीं की। एक दिन सास बहू दोनों ने एक साथ मिलकर खाना बनाया तो खाना बहुत बेकार बना। ये आज खाना किसने बनाया है? आपकी माँ ने बनाया है। मैंने मना भी किया था, लेकिन इस घर में मेरी सुनता ही कौन है। बहू, उतना झूठ बोला कर जितना चल सके। सारा मसाला तो तूने इकट्ठा करके दिया था, मैंने तो बस कढ़ाई में डाला था। माँ जी, मैं नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। चुप हो जाओ आप दोनों। रोशनी, मेरी माँ बुरा खाना नहीं बनाती। मैंने बचपन से ही माँ के हाथ का बना खाना खाया है। मयंक की बात सुनकर रोशनी को बहुत दुख हुआ। मयंक अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसका ये इरादा बिल्कुल नहीं था कि रोशनी का दिल दुखे। मयंक अब बहुत ज्यादा दुखी हो गया। वो अपनी माँ, पत्नी और नौकरी तीनों में तालमेल नहीं बिठा पा रहा था, जिस वजह से वो बहुत परेशान रहने लगा था। एक दिन रोशनी की तबीयत खराब हो जाती है तो शशि मयंक को फोन करती है। बेटा, रोशनी की तबीयत ठीक नहीं है, इसको डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तू जल्दी से घर आ जा बेटा। माँ, मैं बहुत बिजी हूँ, आप चली जाओ ना रोशनी के साथ। मयंक जब शाम को घर आया तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, रोशनी कैसी है आप? बिल्कुल ठीक है, जा जाकर मिल ले उससे, अपने कमरे में ही है। मयंक कमरे में गया तो रोशनी लेटी हुई थी। मयंक को देखकर वो उठकर खड़ी हो गई। अरे लेटी रहो रोशनी, तुम्हें आराम की जरूरत है। अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? आपको कब से मेरी फिक्र होने लगी? जब आपकी माँ की तबीयत खराब थी तो आप ऑफिस से घर आए थे ना, और ऑफिस से कई दिनों की छुट्टी भी ली थी। और आज आपके पास इतना भी समय नहीं कि आप मुझसे एक बार फोन करके ही पूछ लेते। रोशनी, मैं ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकता, तुम्हें पता तो है। ऑफिस वालों ने मुझे नोटिस दिया है।
और आज काम भी ज्यादा था, बस इसलिए नहीं आ सका। रोशनी और मयंक के बीच बहस बढ़ती चली गई और मयंक ने रोशनी के गाल पर जोरदार चांटा मार दिया। अगले दिन मयंक ऑफिस पहुंचा तो उसकी बॉस ने उसे टर्मिनेशन लेटर दे दिया। मयंक दुखी मन से घर आया तो उसे एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, मयंक जी, आपने हमेशा अपनी माँ को मुझसे ज्यादा अहमियत दी और एक पति का फर्ज कभी नहीं निभाया, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अपना और अपनी माँ का ख्याल रखना, आपकी रोशनी। मयंक एक हाथ में अपनी पत्नी की चिट्ठी और दूसरे हाथ में टर्मिनेशन लेटर लेकर उदास बैठा हुआ था। तभी उसकी माँ आई और उसके सर पर हाथ रखकर बोली, तू परेशान मत हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा।